हेलो एंड वेलकम बैक टू उन्नति आईएएस। यूपीएससी आईएएस की सीरीज़ में आज हम एमसीक्यूज़ का लेक्चर देखेंगे और आज के लेक्चर में हम एंशिएंट हिस्ट्री से रिलेटेड 10 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ देखेंगे जो कि आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जो आपके पिछले 1 से 1.5 साल की एंशिएंट हिस्ट्री से रिलेटेड करंट अफेयर पर बेस्ड है। जैसे कि जो पूरा स्थल जो भी न्यूज़ में रहे हैं, जो एंशिएंट हिस्ट्री की पर्सपेक्टिव में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पूरा स्थल हैं, साइट्स हैं, वो उनसे रिलेटेड हम करंट अफेयर्स के क्वेश्चन देखेंगे और उसमें स्टैटिक जीके को इंक्लूड करते हुए देखेंगे। तो शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? पहला है सुत्त पिटक, बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का उल्लेख, प्रिंसिपल्स ऑफ बुद्धिज्म मेंशन्ड। दूसरा है विनय पिटक, बौद्ध दर्शन पर प्रकाश, लाइट ऑन बुद्धिस्ट फिलॉसफी। और तीसरा है अभिधम पिटक, बौद्ध संघ के नियमों का उल्लेख। देखिए ये 3 तरह के पिटक हैं, ये सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। तो ये तीनों किस किस चीज़ से रिलेटेड हैं या ये किस दर्शन की फिलॉसफी के बारे में बात करते हैं, इसी को आपको मैच करना है। और यहाँ से पहले भी क्वेश्चन आ चुका है पीसीएस इत्यादि में, आगे भी पूछे जाने की संभावना है। तो आपको बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी 1 और 2, ऑप्शन सी 2 और 3 और ऑप्शन डी 1 और 3। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 2 और 3। केवल पहला ही सही सुमेलित है, बाकी 2 सही सुमेलित नहीं है। विनय पिटक में बौद्ध धर्म के नियमों का उल्लेख है और अभिधम पिटक बौद्ध दर्शन पर प्रकाश डालता है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, सेकंड क्वेश्चन, बुद्ध के जीवन की निम्नलिखित घटनाओं को सुमेलित कीजिए। देखिए अफगानिस्तान जैसे कि आपको पता है कंटिन्यू तालिबान की वजह से न्यूज़ में है, तो वहाँ पर बामियान जो रीजन है, बामियान रीजन जो कि बुद्धिस्ट साइट है और जिसको किसी ज़माने में जब 2001 में शासन 1996 से लेकर 2001 तक तालिबान का शासन आया था, उस टाइम पे उसको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया गया था। अब दोबारा से तालिबान की सत्ता स्थापित हो गई है, इस वजह से बामियान रीजन से भी क्वेश्चन या उससे जुड़ी हुई बुद्ध धर्म से जुड़ी हुई एंशिएंट साइट से क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी इस बार संभावना है। तो और वैसे भी नॉर्मली 1-2 साल के गैप से हमेशा बुद्धिज्म और जैनिज्म से यूपीएससी क्वेश्चन फ्रेम करती रहती है। तो ऑप्शन पहला है गृह त्याग, संबोधि, होम रिनाउंसिएशन, संबोधि। दूसरा है ज्ञान प्राप्ति, महाभिनिष्क्रमण। तीसरा है प्रथम उपदेश, महापरिनिर्वाण। और चौथा है मृत्यु, धर्म चक्र परिवर्तन। तो आपको इनको मैच करना है कि गृह त्याग किससे संबंधित है, ज्ञान प्राप्ति किससे संबंधित है, प्रथम उपदेश पहला सेरेमन फर्स्ट प्रीचिंग या फर्स्ट सेरेमन किससे संबंधित है, और चौथा है मृत्यु, ये किससे संबंधित है। तो आपको सही आंसर बताना है। इसमें सही आंसर है ऑप्शन ए 2, 1, 4, 3। इसका सही आंसर है 2, 1, 4, 3। गृह त्याग, महाभिनिष्क्रमण, ज्ञान प्राप्ति, संबोधि, प्रथम उपदेश, धम्म चक्र परिवर्तन और मृत्यु, महापरिनिर्वाण। तो ये सारे महापरिनिर्वाण ये बुद्ध धर्म से रिलेटेड घटनाएं हैं, इवेंट्स हैं, और इन्हीं से क्वेश्चंस कभी कभी पूछ लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से किस बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म 2 संप्रदायों में विभक्त हुआ था? जैसे कि आपको पता ही होगा बुद्ध धर्म में 2 शाखाएं हैं, हीनयान और महायान। तो उस संदर्भ में आपको बताना है कि ये 2 संप्रदायों में कौन सी संगीति में कौन सी बुद्धिस्ट काउंसिल थी जिसमें ये 2 अलग अलग पार्ट्स में या 2 अलग अलग सेक्ट में डिवाइड हुआ था। जैसे कि हर धर्म में आप देखेंगे कि ज़्यादातर 2-2 सेक्ट होते हैं। जैसे मुस्लिम्स में कौन कौन से हैं आपके, शिया और सुन्नी, शिया सुन्नी। इसी तरह से बौद्ध धर्म में है, बुद्धिज्म में है आपके हीनयान और महायान। इसी तरह जैन धर्म में है श्वेतांबर दिगंबर। इसी तरह आपके और धर्मों में भी, जैसे कि क्रिश्चियन में भी है प्रोटेस्टेंट और कैथलिक। तो इस तरह से ज़्यादातर हर धर्म में 2-2 सेक्ट होते हैं। तो आपको बताना है कि कौन सी काउंसिल में ये 2 संप्रदायों में विभक्त हुआ था। ऑप्शन है प्रथम बौद्ध संगीति, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, ये काउंसिल होगा, म्यूजिक गलत हो गया। दूसरा है द्वितीय बौद्ध संगीति, ऑप्शन सी तृतीय बौद्ध संगीति, और ऑप्शन डी चतुर्थ बौद्ध संगीति। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी चतुर्थ बौद्ध संगीति में। इसका आयोजन प्रथम शताब्दी में कुंडलवन नामक स्थान पर और कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। देखिए कई सारे इसमें फैक्ट आ जाते हैं कि कुंडलवन नामक स्थान पर हुई थी 4वीं बुद्धिस्ट काउंसिल। दूसरा इसमें इस टाइम शासन किसका था, कनिष्क का शासन था, कनिष्क का। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, अश्वघोष जो कि आपके कनिष्क के दरबारी कवि थे, इन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी। आपने इनके बारे में एनसीईआरटी में पढ़ा होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 4, सुमेलित कीजिए, मैच द फॉलोइंग। महाजनपदा और राजधानी, महाजनपदा की राजधानियों के बारे में आपको बताना है, मैच करना है। अंग महाजनपद चंपा, मगध राजगृह,
काशी, वाराणसी और वत्स, कौशाम्बी। तो आपको ये मैच करना है कि कौन सी राजधानी किस महाजनपद की थी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1, 2, 3, 4, ये सारी ही सही सुमेलित हैं। अंग महाजनपद की राजधानी, अंग महाजनपद जो था उसकी राजधानी थी चंपा। मगध की राजधानी राजगृह, आप इसी से ही समझ सकते थे। तीसरा है काशी, काशी की राजधानी थी वाराणसी। और चौथा है वत्स, वत्स की राजधानी थी कौशाम्बी। तो ये सारी राजधानियाँ थी अलग अलग महाजनपदास की। तो आपको जितने और भी महाजनपदास हैं उनके बारे में भी पता होना चाहिए, उनकी राजधानियाँ कम से कम आपको पता होनी चाहिए, और स्पेशली उनका रीजन कि कौन सा महाजनपद किस रीजन में था, आज आधुनिक भारत के किस रीजन में महाजनपद वो फैला हुआ था, उसका क्षेत्र था, ये आपको एक रफ आइडिया होना चाहिए। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से सही कथन चुनिए। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। स्टेटमेंट 1, गांधार महाजनपद की राजधानी तक्षशिला थी। जो गांधार महाजनपद था उसकी राजधानी तक्षशिला थी। द कैपिटल ऑफ गांधार महाजनपद वाज तक्षशिला। स्टेटमेंट 2, गांधार भारत की पश्चिमोत्तर सीमा पर स्थित था। गांधार वाज लोकेटेड ऑन द नॉर्थ वेस्टर्न बॉर्डर ऑफ इंडिया। देखिए हमने आपको जैसे कि बताया, यूपीएससी इस तरह से भी क्वेश्चन आगे फ्रेम कर सकती है कि आपको, इसलिए आपको मैप की बहुत अच्छी नॉलेज होना चाहिए। आप एंशिएंट हिस्ट्री भी पढ़िए तो वो बिना मैप के उसको पढ़ना नल एंड वाइड है। आप अगर रटेंगे तो भूल जाएंगे, अगर आप मैप के जरिए पढ़ेंगे तो आपको आराम से उसकी इमेज याद रह जाएगी। इससे लंबे समय तक आपको रिटेन करने में भी आसानी रहेगी। बार बार रिविजन से भी आप बच सकते हैं। हालांकि रिविजन तो ज़रूरी है, लेकिन फिर भी आपको टाइम टू टाइम रिविजन नहीं करना पड़ेगा। तो आप, और दूसरी चीज़ ये है कि मैप से रिलेटेड एंशिएंट हिस्ट्री के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर फ्रेम किया है कि आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा महाजनपद किस रीजन में, आधुनिक भारत के किस रीजन में फैला हुआ था। तो ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी दोनों, और ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी दोनों। दोनों ही स्टेटमेंट एकदम सही है। और गांधार महाजनपद की राजधानी तक्षशिला थी। तक्षशिला जो थी वो गांधार महाजनपद की राजधानी थी। और दूसरा, ये नॉर्थ वेस्टर्न साइड पर फैला हुआ था भारत के। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से सही कथन चुनिए। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। स्टेटमेंट 1, हर्यक वंश शूरसेन महाजनपद का हिस्सा था। द हर्यक डायनेस्टी वाज पार्ट ऑफ शूरसेना महाजनपदा। स्टेटमेंट 2, हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार ने की थी। हर्यक डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाई बिंबिसार। ऑप्शन है केवल 1। देखिए जो महाजनपद थे उनमें आपको राजधानी तो पता ही होना चाहिए, साथ ही साथ उनका रीजन भी पता होना चाहिए, वो किस रीजन में फैले हुए थे। और एक सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपको कंटेम्प्ररी राजाओं का पता होना चाहिए कि उनके समकालीन, जब वो महाजनपद जिस समय फैले हुए थे भारत में, तो उस समय अलग अन्य भारत के अन्य क्षेत्रों में किन किन राजाओं का शासन था या किन किन लोगों का शासन था। तो उनके नाम भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि वहाँ से कंटेम्प्ररी समकालीन राजाओं से भी लिंक करके यूपीएससी क्वेश्चन फ्रेम कर लेती है। तो अगर जितनी ज़्यादा आप डायमेंशन सोच सकते हैं, अपने टॉपिक को लिंक करके जितनी ज़्यादा डायमेंशंस में आप सोच सकते हैं, उतना ही आप यूपीएससी को टारगेट अच्छी तरीके से कर पाएंगे और उतना ही यूपीएससी पर आप हावी हो सकते हैं। यूपीएससी आप पर हावी ना हो, इसलिए बेहतर ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा डायमेंशंस में क्वेश्चन फ्रेम करने की सोचिए। आप अपना दिमाग लगाइए और ये सोचने की कोशिश कीजिए कि क्वेश्चन कहाँ से और कितने वैरायटीज़ से, कितनी डायमेंशन से पुटअप किया जा सकता है। तो अगर आप जिस दिन ये समझ में आ जाएगा आपके, तो उस दिन आपके लिए यूपीएससी एकदम केक वॉक हो जाएगी। स्पेशली प्रीलिम्स तो आपके लिए केक वॉक हो जाएगा। आप देखते होंगे कि आपने ये भी देखा होगा, बहुत से लोगों को आप पर्सनली जानते भी होंगे कि जो आपके सीनियर हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो वो उनके लिए प्रीलिम्स एकदम बच्चों का खेल होता है। वो प्रीलिम्स बहुत आसानी से 1 या 1.5 महीने पहले ही एग्ज़ाम से रिवीजन करके क्लियर कर लेते हैं। तो इसलिए इसके में कोई शक वाली बात नहीं है। अगर जिस दिन आप उस कंडीशन में आ जाएंगे कि आप डायमेंशंस अलग अलग सोच सकें, तो आपके लिए साथ भी यही सिचुएशन हो जाएगी कि आपको प्रीलिम्स बिल्कुल केक वॉक लगेगा। तो इसमें हमने देखा था कि ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी दोनों और ऑप्शन डी कोई नहीं। तो आपको बताना है कौन सा कथन सही है। तो इसमें केवल 2, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। हर्यक वंश मगध महाजनपद का हिस्सा था। और हमने स्टेटमेंट में क्या बताया था कि ये शूरसेन महाजनपद का हिस्सा था, जबकि ये मगध महाजनपद का हिस्सा था। हर्यक डायनेस्टी, हर्यक जो डायनेस्टी थी वो किसका हिस्सा थी? हर्यक डायनेस्टी आपकी मगध जनपद का हिस्सा थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, किस वंश के शासकों को भारत का प्रथम साम्राज्य निर्माता माना जाता है? द रूलर ऑफ विच डायनेस्टी आर कंसिडर्ड द फर्स्ट एम्पायर बिल्डर्स ऑफ इंडिया। ऑप्शन ए बृहद्रथ वंश, ऑप्शन बी हर्यक वंश या हर्यक डायनेस्टी, ऑप्शन सी शिशुनाग वंश, ऑप्शन डी नंद वंश। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, नंद वंश के राजाओं को भारत का प्रथम साम्राज्य निर्माता माना जाता है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगला क्वेश्चन है हमारे लिए क्वेश्चन नंबर 8,
अलवार संप्रदाय के संबंध में सही कथन चुनिए। ये इसके बारे में भी आपने एनसीईआरटी में पढ़ा होगा। अलवार और नैनार दो संत थे, इनके ही जो शिष्य कहलाए वो अलवार और नैनार के रूप में विभक्त थे। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि कितने अलवार थे और कितने नैनार थे, सारा एनसीईआरटी में दिया हुआ है। और यूपीएससी हमेशा जो जनरल स्टडीज़ के स्पेशली क्वेश्चन फ्रेम करती है वो एनसीईआरटी पर ही 80% क्वेश्चन उनके जनरल स्टडीज़ के जो होते हैं वो एनसीईआरटी पर ही बेस्ड रहते हैं। बाकी 20% जो क्वेश्चन होते हैं वो रेफरेंस बुक से आते हैं, आप कभी भी नोटिस कर लीजिए। तो आपको सही कथन इसमें चुनना है अलवार संप्रदाय के संबंध में। स्टेटमेंट 1, ये वैष्णव धर्म से संबंधित थे, दे बिलोंग टू वैष्णवनिज्म। स्टेटमेंट 2, इनका उद्भव 7वीं सदी से 9वीं सदी के बीच दक्षिण भारत में हुआ था। इट इज़ ओरिजिनेटेड इन साउथ इंडिया बिटवीन 7th सेंचुरी टू 9th सेंचुरी। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी दोनों और ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी दोनों। ये दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अलवार संप्रदाय वैष्णव धर्म से संबंधित है और नैनार किससे संबंधित थे? नैनार शैव धर्म से संबंधित थे। नैनार शैव संत थे, शिव की पूजा करते थे और अलवार संप्रदाय विष्णु की पूजा करते थे, भगवान विष्णु की पूजा करते थे, इसलिए ये वैष्णव धर्म से संबंधित कहलाते थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से सबसे प्राचीन विहार कौन सा है? आपको चैत्य और विहार के बारे में भी पता होना चाहिए। चैत्य और विहार आपको पता होगा कि बौद्ध धर्म से ज़्यादातर संबंधित हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग, हालांकि विहार जैन धर्म से भी संबंधित है लेकिन ये ज़्यादातर बुद्धिज्म रिलीजन के पर्सपेक्टिव में ही देखे जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द ओल्डेस्ट विहाराज? ऑप्शन ए वल्लभी, ऑप्शन बी विक्रमशिला, ऑप्शन सी नालंदा और ऑप्शन डी सोमपुर। तो इसमें सबसे प्राचीन जो विहार है वो कौन सा है? नालंदा। बहुत इजी सा क्वेश्चन था, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड। नालंदा की स्थापना गुप्त वंश के शासक कुमारगुप्त प्रथम ने की थी। कुमारगुप्त प्रथम, ये भी आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट पता होना चाहिए। अब इनके द्वारा कब की गई थी? 418 ईस्वी से 458 ईस्वी के मध्य। 418 ईस्वी से 458 ईस्वी के मध्य यानी कि पहली शताब्दी में इसकी स्थापना की गई थी गुप्त वंश के द्वारा। अगला क्वेश्चन और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, सुमेलित कीजिए, मैच द फॉलोइंग। एक साइड स्तूप है और दूसरी साइड स्थान, यानी कि जिन स्तूपों को जिस स्थान पर पाए गए हैं, जिस लोकेशन पर या रीजन में पाए गए हैं, आपको उनसे मैच करना है। पहला है पिपर हवा। देखिए इस तरह के क्वेश्चन पीसीएस स्पेशली यूपी पीसीएस में बहुत पूछे जाते हैं, इसलिए ये आपको रटे हुए होना चाहिए। इसके लिए आपको लूसेंट पढ़नी पड़ेगी, एंशिएंट हिस्ट्री की लूसेंट। यहाँ से आपके सारे इस तरह के फैक्ट कवर हो जाएंगे। पहला है पिपर हवा बिहार में, ऑप्शन बी भरहुत उत्तर प्रदेश, थर्ड है अमरावती मध्य प्रदेश और चौथा है नालंदा आंध्र प्रदेश। तो आप आसानी से मैच कर सकते हैं कि नालंदा तो आपका बिहार में है, ऑप्शन डी का तो पहला होगा और पहले ही आपका देख सकते हैं कि ऑप्शन डी में पहला सिर्फ ऑप्शन ए में ही दिया हुआ है। तो आराम से इस तरह का क्वेश्चन कभी कभी ऐसा होता है कि अगर आपको एक ही फैक्ट की नॉलेज है या एक ही फैक्ट आप जानते हैं तो उसी के आधार पर कभी कभी इस तरह का पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है और कभी कभी दो ही फैक्ट के आधार पर पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो पिपर हवा उत्तर प्रदेश में स्थित है, भरहुत आपका मध्य प्रदेश में स्थित है, अमरावती आपका आंध्र प्रदेश में स्थित है। अमरावती से भी आप समझ सकते हैं कि जो अब तेलंगाना की वो आंध्र प्रदेश की राजधानी भी हो गई है और तेलंगाना की आंध्र प्रदेश, अमरावती को आंध्र प्रदेश की राजधानी बनाया गया है और हैदराबाद को तेलंगाना की राजधानी बना दिया गया है। तो नालंदा आपका बिहार में स्थित है। तो आप इन दो फैक्ट से ही, हालांकि इसी फैक्ट से नालंदा तो सभी जानते हैं कि बिहार में स्थित है, आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। तो ये आज के लेक्चर में हमारे इतने ही एमसीक्यूज थे। अगले लेक्चर में हम आपको ज्योग्राफी के एमसीक्यूज कराएंगे। ज्योग्राफी के एमसीक्यूज और करंट अफेयर्स का भी हम लेक्चर अभी के लिए पॉज कर दिए हैं। देखिए आपका अच्छा रेस्पॉन्स नहीं आने की वजह से मोटिवेशन नहीं मिलता है, तो इसलिए हमने रेज्यूम कर दिया, हम आपको एमसीक्यूज ही कराएंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही, थैंक यू।